friends, now lecture number 3, chapter 3, classification of elements and periodicity in properties। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। हमने आगे डिस्कशन किया यहाँ पे जो 3.2 है उसमें जीनिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो जनेता थे साइंटिस्ट, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब आपको क्या याद रखना है, जो आगे के टॉपिक है उसमें साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन, यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा कंट्रीब्यूशन किया वो आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पे टॉपिक नंबर 3.3 में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? जो मेंडेलीव का लॉ था उसमें स्टेटमेंट में एटॉमिक वेट था और यहाँ पे हम ले रहे हैं एटॉमिक नंबर। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि एटॉमिक वेट की डेफिनेशन क्या है और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, एटॉमिक नंबर इज दैट टाइप ऑफ, वी कैन से दैट नंबर व्हिच इंडिकेट्स इन अ न्यूट्रल एटम number of proton present in nucleus. Once again, in a neutral atom number of proton present in a nucleus, which is called center of atom, or number of electron which is present in a outermost, we can say that circular path, which is called orbit, number of electrons, that is known as atomic number। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है ये एटम। आप मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे सेंटर में दिया, यानी कि सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो होंगे ही, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन डेफिनेशन में ये कहा गया है। और न्यूट्रल एटम क्यों कहा गया है मैं बाद में बताता हूँ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे और बढ़ाना चाहिए, एंड नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सर्कुलर पाथ में, यानी कि जो सर्कुलर पाथ है ओवल शेप का है, जो स्टार्टिंग का है वो सर्कुलर है, यानी कि स्फेरिकल है। तो हाइड्रोजन तक वो रहेगा सर्कुलर और उसके बाद में ओवल हो जाएगा। तो जो यहाँ पे ऑर्बिट है, इसको क्या कहेंगे? ऑर्बिट। ऑर्बिट और ऑर्बिट में क्या होंगे? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। अब मैं बताता हूं मैंने न्यूट्रल एटम क्यों कहा था। अगर मैं कह देता एटम, तो उसका मतलब ये है एटम आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है, इसलिए न्यूट्रल, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहिए या इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करना चाहिए। एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से मूव नहीं होना चाहिए, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल एटम। तो वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर्स इक्वल आएगा, वो आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसी तरीके से प्रोटॉन भी वहां पे कितने होंगे? 11। लेकिन अगर मैंने Na+ कह दिया तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और नियॉन बना देगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा 10 और प्रोटॉन होंगे 11। आपको ये याद रखना है। इसलिए जब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आप तैयार करो या आपको लिखने को कहे तो न्यूट्रल एटम वर्ड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने कह दिया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर मैंने समझा दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे आता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, नंबर ऑफ, वी कैन से दैट प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसका सम करते हैं, यानी कि एडिशन करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक मास। आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन सोडियम में 11 है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। तो 11 प्लस 12 कितने होते हैं? 23। तो 23 एटॉमिक मास यूनिट, वो क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो आपको याद रखना है। तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारे चीज यहाँ पे पढ़ चुके हो, लेकिन जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर यानी कि तैयार किया, उन्होंने ये तैयारी शुरू की थी, तब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है,
वो जानते नहीं थे, वो याद रखिएगा, पहली बात ये है। उसके बाद में however the beginning of the 20th century witnessed profound developments in theories about subatomic particles, यानी कि उसके बाद में रिसर्च हो गया और उसके बाद में इन 1913 द इंग्लिश फिजिसिस्ट, याद रखिएगा, हेनरी मोसले observed regularities in the characteristic X-ray spectra of the elements। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लॉट यानी कि ग्राफ प्लॉट किया, वहां पे उन्होंने जो है इस तरीके से y एक्सिस पे √ν ले लिया और यहाँ पे एटॉमिक नंबर ले लिया, यानी कि Z ले लिया। तो इस तरीके से उन्होंने ग्राफ बनाया, तो स्ट्रेट लाइन आ गई। जो स्ट्रेट लाइन आई उसमें भी थोड़ा डिफ्रेक्शन मिला, जो डिफ्रेक्शन अप जा रहा था वो रेडियोएक्टिव है, जो डिफ्रेक्शन डाउन जा रहा है वो एलिमेंट है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये होता है वो एलिमेंट क्या करता है, कोई एक्सरे यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्मिक रेज को इमिट करता है, तो वो आपको याद रखना है। तो हेनरी मोसले ने ऑब्जर्व किया था, तो क्या किया था, √ν का मतलब क्या है, न्यू का मतलब यहां लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड, फ्रीक्वेंसी जो होती है जो एलिमेंट की उसके एक्सरे इमिटेड है वो, वर्सेस एटॉमिक नंबर ले लिया, एटॉमिक नंबर को x एक्सिस पे और √ν उसको y एक्सिस पे लिया, तो स्ट्रेट लाइन मिली, y mx c को फॉलो कर रही थी। तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से उन्होंने एटॉमिक मास नहीं लिया था, एटॉमिक मास किसने लिया था, मेंडेलिव ने, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ले लिया। तो इस तरीके से उन्होंने थोड़ा इंप्रूव किया, और जो इंप्रूव किया उसको हमने मॉडिफाइड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो यहाँ पे लिखा है, he thereby showed that the atomic number is more fundamental property of an element than its atomic mass। कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, इस तरीके से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे हेनरी मोसले ये वर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर उन्होंने लिया वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास, यानी कि फंक्शन जो एटॉमिक मास लिया था उसकी जगह हेनरी मोसले ने क्या लिया, एटॉमिक नंबर ले लिया, और ये आगे जाके ये अच्छे पूर्वार्ध हुए। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी कि जो लॉ फिर से डेवलप हो उसको क्या कहेंगे, मॉडिफाइड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। स्टेटमेंट याद रखिएगा, which is the modified modern periodic law। तो आपको यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। The physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, एटॉमिक नंबर्स का यहाँ पे फंक्शंस हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर से एक बार 2-3 बार बोलो तो याद रह जाएगा। The physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers। एक बार फिर से, the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number। 2-3 बार बोल दो तो ये क्लियर हो जाएगा। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको क्लियर यहाँ पे लिख सकते हो, एक भी सेंटेंस यहाँ पे गलत होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, तो जब तक ये पीरियोडिक लॉ रिवेल्ड हुआ तो कितने एनालॉगीज हुए थे, 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, यानी कि नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम का वहां पे आविष्कार नहीं हुआ था, ओनली 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का ही आविष्कार हुआ था। It stimulated renewed interest in inorganic chemistry। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, उसमें जो पढ़ाई की जाती है क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत सारी यानी कि ऑर्बिटल, जो बहुत यानी कि इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे, and has carried out in the present with the creation of artificial produced okay short-lived elements, यानी कि आर्टिफिशियल जो प्रोड्यूस होते हैं, शॉर्ट लिव का मतलब ये होता है जिसका हाफ लाइफ टाइम कम होता है, उसको क्या कहेंगे, शॉर्ट लाइफ एलिमेंट्स। वो कौन से हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ पीरियड बहुत ही कम है। तो उसके हिसाब से हम उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ाई कर नहीं पाते, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल किस तरह से यूजफुल होता है, तो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट मेंशन किया है।
अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स, हाउ इलेक्ट्रॉन अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको याद रखना है। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स, आप इसके में पढ़ चुके हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कितने क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ही रहेंगे। दूसरा कौन सा रहा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सही है। तो आपको वो याद रखना है 4 क्वांटम नंबर्स, और ये क्वेश्चन भी आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली। और दूसरी बात, डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी थी वो हमें पता चल रही है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कैसे मान लेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अपीयरेंस यानी कि कलर कौन सा है, स्टेट कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, वो सब हम जान पाते हैं, सही है। और उसके बाद में ग्राफ के हिसाब से हम उसकी स्टडी कर पाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जो एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके दूसरी प्रोडक्ट बनाएगा उसको हम कंपाउंड कहेंगे, और वो कंपाउंड की हम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को यूजफुल बना सकते हैं, जो हमारे केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज फॉर एग्जांपल C+O2 इट गिव्स CO2, यानी कि कार्बन और डाइऑक्सीजन जो रिएक्ट होगा तो CO2 बनाएगा। C+O2 इट गिव्स CO, ये बहुत सारे रिएक्शन आप जानते हो, कंबशन रिएक्शन जानते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन जानते हो, तो ये सारे रिएक्शंस आपको पता चल जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कौन सा एसिडिक कैरेक्टर है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एम्फोटेरिक है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन अभी ये टॉपिक कंटिन्यू है, आगे हम पढ़ाई करेंगे ग्रुप्स और कॉलम के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक लोगो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। Continue lecture number 3. Numerous forms of periodic table have been devised from time to time, यानी कि क्या हुआ, उन्होंने टाइम टू टाइम इस पीरियडिक टेबल को इम्प्रूवमेंट करते रहे साइंटिस्ट और रिजल्ट निकालते रहे। Some forms of emphasize chemical reaction and balance, whereas others trace the electronic configuration of elements. आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है वो भी बता दिया। वैलेंस का मतलब क्या है, वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या रिमूव होते हैं वो उसको क्या कहेंगे, वैलेंस। जो लास्ट जो होता है कोर के बाद में उसको वैलेंस से कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम Z=11 एनी कॉल, उसके बाद में 1s2 2s2 2p6, उसके बाद में क्या आएगा 3s1, तो ये जो है उसको वैलेंस सेल कहेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये रिलीज हो गया तो इसका चार्ज कौन सा आएगा, Na+। उसके हिसाब से वो क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया, कितने सारे यानी कि रिएक्शंस किए, उसके बाद में ये नतीजा निकाला। तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा यहाँ पे मैंने बताया है वैलेंस सेल किसको कहते हैं, वैलेंसी उसी के नाम से आया है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो Na+ ही आएगा। आप कितने बच्चे गलती करते हैं, +2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं होंगे। इसका रीजन आप आगे पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ जो एनी कोर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि कंप्लीट ऑर्बिटल फिल हो गए, तो वहां पे वो इनर्ट गैस बन गया। इनर्ट गैस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं पाएगा या वो घुमा भी नहीं पाएगा, यानी कि वो रिमूव भी नहीं कर पाएगा, यानी कि गेन भी नहीं कर पाएगा और रिलीज भी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा है। वो आप आगे पढ़ोगे नोबल गैस की जब स्टडी करेंगे तब, तो आपको वो याद रखना है। ये हो गया तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, उसको वैलेंस सेल कहेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियॉन, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो each and every element try to become stable by losing or gaining electrons, आपको याद रह जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम केमिकल रिएक्शंस कर पाते हैं।
अब देखिए ए मॉडर्न वर्जन सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अभी मैं जो स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं वो स्क्रीनशॉट एक बार देख लीजिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ाई की है। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है वो पीरियोडिक टेबल आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे की डिस्कशन करेंगे। तो हम जो स्क्रीनशॉट जो अभी दे रहे हैं वो आप देखिए, वो है मॉडर्न पीरियोडिक जो है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है। क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द, यहाँ पे लिखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है, जो कन्वीनियंटली और वाइडली यूज्ड होता है, जिसके हिसाब से आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस या कंपैरिजन कर पाओगे कि कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, ये लूज इलेक्ट्रॉन करेगा, ये गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्या होगा, ये आप सभी डिसीजन उस पे ले सकते हो। तो वो आपको पहले देख लेना पड़ेगा, अच्छी तरह सोचना पड़ेगा वहां पे क्या बनाया है, और उसके बाद में आगे डिस्कशन करेंगे। जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उस पे आप ध्यान रखिए, और ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो भी आप देखिएगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स लॉन्ग फॉर्म दिया गया है, यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर की साइड हाइड्रोजन और हीलियम है वो फर्स्ट पीरियड है, उसके बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन है, उसको सेकंड पीरियड कहा जाएगा। और उसी तरीके से हम फॉलो करेंगे, यानी कि सोडियम की जो लाइन है रोज़ वो देख लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन को थर्ड पीरियड कहा जाएगा। इसी तरीके से आगे आप देख सकते हो उतने पीरियड आएंगे। ओके, तो उसको क्या कहेंगे हम? पीरियड कहेंगे। लेकिन हाइड्रोजन और बेरिलियम वाला जो कॉलम है, यानी कि जो उस साइड का जो कॉलम है उसको हम एस ब्लॉक कहेंगे। बीच में जो स्कैंडियम टू जिंक है, जो ब्लू वाला है, ब्लू और येलो रेड, उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। और उसके बाद में बोरॉन और नियॉन वाला जो पार्ट है उसको हम पी ब्लॉक कहेंगे। और जो बॉटम साइड पे है, जो स्टार्टिंग में एल लिखा है वो लैंथेनॉइड सीरीज़ है, और AC लिखा है वो एक्टेनॉइड सीरीज़ है। तो आपको इतना याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप होंगे 18। आप कॉलम को काउंट कर दीजिए तो 18 ग्रुप हो जाएंगे। और जो रिप्लेस किया ओल्डर नोटेशन से, उसको हम फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 18 ग्रुप तक जाएंगे। और यहाँ पे जो रोज़ है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, वो कितनी है? तो 7 है, देख लीजिए। तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, उस तरीके से हम उसको पहचानेंगे। यानी कि टोटल पीरियड कितने हैं? तो 7 पीरियड है। और ग्रुप कितने हैं? तो ग्रुप 18 है, वो आपको याद रखना है। आगे की बात, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैंने बताया था, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो कोर एलिमेंट्स हैं, कोर एलिमेंट्स के बाजू में जो हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आउटर मोस्ट, यानी कि मैंने बताया था सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z=11, उसके बाद में लिखा था Ni कोर, उसके बाद में लिखा था 3s1, यानी कि 3 है उसका जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वो क्वांटम नंबर के हिसाब से वो फिलअप होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आएगा यहाँ पे NS1, और जो बेरिलियम वाला है उसमें आएगा NS2। तो इस तरीके से उसको जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में फिल होता है, तो उसको हम s ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए। जो उसके सामने है बोरॉन टू नियॉन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का NS2 NP12 NS2 NP6 आएगा। तो वहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में फिल होता है, तो उसको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। बीच में जो स्कैंडियम टू जिंक है, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर होगा? d ऑर्बिटल में एंटर होता है, यानी कि जो d ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो हम कहेंगे
और बॉटम साइड में जो है वो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिलअप कहाँ पे होता है, एफ ब्लॉक में, यानी कि एफ ऑर्बिटल में होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, उसके बारे में आगे जो पढ़ाई करेंगे वो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, तो इतना याद रखिएगा। अब जो आपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को आपने यहाँ पे पढ़ाई की, यानी कि आपने देखा, उस हिसाब से यहाँ पे सारे सेंटेंस लिखे गए हैं। तो देख लीजिए, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हॉरिजॉन्टल रोज है व्हिच मेंडेली कॉल्ड सीरीज आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रो का मतलब क्या होता है, लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रोज व्हिच आर कॉल्ड पीरियड्स, उसको पीरियड कहेंगे। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। ओके, द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, उसको क्या कहेंगे, वर्टिकल कॉलम्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, सो ऑन 18th ग्रुप, तो वहां तक उसको क्या कहेंगे, ग्रुप्स। उसके बाद में elements having similar outer electronic contributions in their atoms are arranged in vertical columns referred to as groups or families। उसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, 1s2 2s1, दैट्स इट। ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद में सेकंड ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कितने आएंगे, 1s2 2s2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जो भी एलिमेंट्स उसके हिसाब से सेम था, वही से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमने वो निकाल दिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यहां पे एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम्स रिफर्ड टू एज ग्रुप्स और फैमिलीज, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू IUPAC, ये वर्ड आप जानते हो, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो उसके हिसाब से द ग्रुप्स, तो ग्रुप्स कितने होंगे, 1 to 18 ग्रुप्स, रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशन, जो ओल्डर नोटेशन था ऑफ ग्रुप फर्स्ट A to 7A, 8, उसके बाद में फर्स्ट B to 7th B एंड 0, दिस इज कॉल्ड 0, नॉट O, दिस इज 0 group, and 0 group is nothing but 18th group, and this is nothing but inert gas electronic configuration or noble gas, आपको याद रखना पड़ेगा। These are all together 7 periods and 18 group। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं, 7, और जो ग्रुप हैं वो कितने हैं, 18, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद the period number corresponds to the highest principal quantum number n of the elements in the period, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हो, उसके हिसाब से पीरियड में रखा गया है, यानी कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, तो उसकी फर्स्ट ऑर्बिटल होगी, उसकी फर्स्ट ऑर्बिट होगी, सेकंड ऑर्बिट होगी, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक को फिल किया गया है। The first period contains 2 elements, only 2 elements, which one is there, hydrogen and helium, hydrogen and helium, only 2 elements are there। Subsequent periods consist of 8, 18, 18 and 32, यानी कि ये पीरियड नंबर 2 आएगा, 3, 4, 5th and 6th। 7th period is incomplete because of radioactive elements। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा, आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहां पे आप देखेंगे बॉटम साइड में जो लास्ट सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 7th period is incomplete and like the 6th period would have been 32 elements। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 6th पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 32, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 8, आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड पीरियड बोला, कॉलम नहीं बोला, तो आपको याद रखना है। 14 elements of both 6th and 7th period, which is called lanthanoid and actinoid series, सही है, lanthanoids and actinoids respectively are placed at the bottom in a periodic table। जो periodic table है, जो लास्ट में बॉटम में दिया गया है, वो पहला वाला है lanthanoid series और उसके बाद में है actinoid series। आप periodic table देखोगे
तो उसमें एक ग्रुप में कट होगा, तो वो कट क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। पीरियड टेबल आपने सही तरीके से स्टडी कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप में और कौन से कॉल यानी कि पीरियड्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेक्चर फिनिश हो रहा है। लेकिन एक बार मैं ये कहूंगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल का बहुत अच्छी तरह स्टडी करो, उसको याद रखने की कोशिश करो, तो बहुत इजी तरीके से आप बहुत सारे आंसर दे पाओगे। सही है, तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट निकालना है और ये लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे फिनिश हो रहा है। थैंक यू।